नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो सेंटर के पेंशन नियमों को लेकर आ रही है। केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया गया है। सुरक्षा और खुफिया संगठनों के रिटायर्ड अधिकारियों को संगठन से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने, यानी कि अगर वो कुछ भी लिखते हैं संस्था के बारे में, उस पर रोक लगा दी गई है। अब उनको संगठन के प्रमुख से मंजूरी के बिना कोई भी जानकारी वो किसी को नहीं दे सकते हैं। ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि कोई संवेदनशील जानकारी दुश्मनों तक न पहुंच सके। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2020 में इसको अधिसूचित भी किया गया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग ने भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन पेंशन पर नियमों में एक विकल्प खंड के रूप में इस शर्त को पेश किया है। इस संशोधन का मतलब है कि अगर पेंशन भोगी नियमों का उल्लंघन करता है या अवहेलना करता है, यानी कि बिना अनुमति के अपने संगठन से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर करता है, तो उसकी पेंशन रोकी या फिर काटी जा सकती है। नियमों में यह बदलाव सुरक्षा और खुफिया संगठनों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रभावित करने की संभावना इससे जताई जा रही है, जो कि अपने पूर्व संगठनों और अनुभवों पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर या फिर किताब लिखते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियम 1972 में संशोधन करते हुए डीओपीटी ने एक क्लॉज जोड़ा है। इसमें कहा गया है कि रिटायर्ड होने पर आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत इसमें आईबी, रॉ, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, विमानन अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, रिजर्व पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स, एसएसबी विशेष शाखा, अंडमान और निकोबार अपराध शाखा, सीआईडीसीबी, दादरा और नगर हवेली स्पेशल सेल, लक्षद्वीप पुलिस, विशेष सुरक्षा समूह, डीआरडीओ, बीआरओ और वित्तीय खुफिया इकाइयां शामिल है। यानी कि इनके जो रिटायर्ड अधिकारी है वो कुछ भी अगर संगठन के बारे में लिखते हैं तो उनको उसके लिए परमिशन या तो लेनी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन या तो रोकी जा सकती है या काटी जा सकती है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये कदम अच्छा भी कहा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे सामाजिक तौर पर सामने नहीं आने चाहिए ताकि दुश्मन इसका फायदा न उठा सके। अगली अपडेट जनरल एमएम नरवणे जी को लेकर आ रही है। नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 2 दिन की यात्रा पर श्रीनगर पहुंचे हैं। इस दौरान सेना प्रमुख ने सीमा पर आतंकवाद विरोधी अभियान की जमीनी स्थिति की समीक्षा भी की है। इसके अलावा सेना प्रमुख यहां पर चौकियों का दौरा भी करेंगे और आतंकवादियों के घुसपैठ की किसी भी संभावित कोशिश से निपटने के लिए सैनिकों की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत की स्टेल्थ कोवर्टी को लेकर। प्रोजेक्ट 28 कोमार्ता क्लास को भारत के आधुनिक युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने आईएनएस कवरती को चालू किया, जो प्रोजेक्ट 28 कोमार्ता क्लास के 4 घरेलू रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि एएसडब्ल्यू स्टेल्थ कोरवेट है, जिसे भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय यानी कि डीएनडी द्वारा विकसित किया गया था। ये युद्धपोत भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा था और इसको गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के द्वारा बनाया गया था। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में कहा है कि जहाज का स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने में हमारी क्षमता बढ़ गई है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोवर्ट को एक संभावित गेम चेंजर के रूप में भी वर्णित किया है। चीनी पनडुब्बियों को पूर्वी हिंद महासागर में रोकने के लिए इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोवर्ट का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोजेक्ट 28 कोमार्ता क्लास के अन्य पावर्स में हैंड मी डाउन जहाजों की तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता, उसकी बजाय इन्हें एक आधुनिक युद्धपोत के तौर पर डिजाइन किया गया है। युद्धपोतों के निर्माण का उपयोग की जाने वाली 90% सामग्री स्वदेशी रूप से बनाई गई है। कवरती का निर्माण हाई ग्रेड DMR 249A स्टील का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसका उत्पादन भी भारत में किया गया था, और जहाज का पूरा सुपर स्ट्रक्चर भी स्थानीय रूप से प्राप्त कार्बन फाइबर सहित मिश्रित सामग्रियों का उपयोग करके बनाया गया था। ढलान वाली सतहों के साथ अपने एक्स आकार के साथ उन सामग्रियों के उपयोग ने इसकी स्टील्थ विशेषताओं को बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि जहाज की उन्नत स्टील्थ तकनीक युद्धपोतों को दुश्मन द्वारा पता लगाने के लिए कम संवेदनशील बनाती है। इसके अतिरिक्त जहाज के हथियार और सेंसर सूट मुख्य रूप से स्वदेशी है और इन्हें उन्नत तकनीकों के साथ बनाया गया है, जो कि भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। हथियार और सेंसर सूट को दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कोवर्ट दुश्मन के विमानों और सतह के जहाजों को भी इंगेज कर सकती है। नेवल न्यूज के अनुसार स्वदेशी रूप से विकसित उपकरण और प्रणालियों में कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर
और इंफ्रारेड सिग्नेचर सप्रेशन सिस्टम भी शामिल है। हथियारों में इसमें एक 76 mm की मेन गन, 2 AK 630 mm की CIWS, 2 RBU 6000 पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और 4 533 mm टॉर्पीडो लॉन्चर शामिल है। युद्धपोत 3300 टन का डिस्प्लेसमेंट रखता है और इसकी लंबाई 109 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर। ये जहाज 4 डीजल इंजनों के द्वारा संचालित है। इसमें 12 अधिकारी और 134 नाविक बैठ सकते हैं। कवरती को कॉम्बैक्ट रेडी प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है और इस जहाज के सभी परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। दुनिया भर में तबाही मचाने के लिए रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 यानी कि सुखोई 57 के हथियारों के जखीरे में 4 ब्रह्मास्त्र शामिल किए गए हैं। ये ब्रह्मास्त्र इतने खतरनाक हैं कि सुखोई के पायलट के इशारे मात्र पर दुश्मन को खत्म करके वापस सुरक्षित लौट सकते हैं। रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट अपने साथ 4 अखौतनिक ड्रोन विमानों को ले जाने में सक्षम है, जो भीषण हमले करने के लिए बनाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि अटैक ड्रोन विमान को फाइटर जेट से संचालित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट 2 से लेकर 4 ओखोतनिक ड्रोन विमान ले जाने में सक्षम है। रूस के इस ऐलान के बाद अमेरिका और नाटो देशों की टेंशन बढ़ गई है। रूस की मीडिया के अनुसार अखौतनिक हैवी अटैक ड्रोन और सुखोई 57 फाइटर जेट एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये ड्रोन विमान सुखोई पायलट के इशारे पर जमीनी लक्ष्य को तबाह कर सकते हैं। S-70 अखौतनिक हमलावर ड्रोन विमान का निर्माण Su-57 को बनाने वाली सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने किया है। ये ड्रोन विमान स्टील तकनीक से लैस है और इसमें टेल नहीं होती है। इसकी वजह से दुश्मन की रडार में ये नहीं आ पाता। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन विमान 20 टन वजनी है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अखौतनिक ड्रोन ने 3 अगस्त 2019 को पहली बार उड़ान भरी थी। करीब 20 मिनट तक ये ड्रोन विमान ऑपरेटर के नियंत्रण में रहा। इसके बाद 27 सितंबर 2019 को अखौतनिक ड्रोन ने सुखोई 57 के साथ मिलकर उड़ान भरी। ड्रोन ने करीबन 1600 मीटर की ऊंचाई पर ऑटोमेटिक मोड पर हवा में पैंतरेबाजी की और ये पूरी उड़ान करीबन 30 मिनट तक चली। ऐसा कहा जा रहा है कि 2034 से रूसी सैनिकों को ये घातक ड्रोन मिलने लगेंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक Su-57 फाइटर जेट निचली उड़ान भरना हो या फिर डॉग फाइट, हर एक युद्ध कौशल में माहिर है। इस फाइटर जेट को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए जल्द ही नया पावरफुल इंजन लगाया जाने वाला है। हालांकि रूस के अभी केवल 10 ऐसे विमान उड़ रहे हैं, लेकिन अब सुखोई 57 का मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। जल्द ही इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। उसके कुछ सालों के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भी उतारा जाएगा। तुर्की समेत कई देश इसे खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। रूस का जेट Su-57 कई तरह के घातक हथियारों से लैस है। इसमें शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से लेकर 150 किलोमीटर तक की जमीन पर हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलें भी शामिल है। ये रूसी जेट वेम्प्लोर R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा हमला करने में सक्षम KH-47M2 किंजेल मिसाइल से भी हमला करने में सक्षम है। इसी वजह से Su-57 को लेकर अमेरिका में भी एक अच्छा खासा डर का माहौल है, खासतौर पर जब अमेरिका के पास सबसे आधुनिक विमान F-35 है। कई अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान से अमेरिका को नहीं बल्कि नाटो के कई सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है। इसमें लगा आइसा रडार और अन्य प्रणालियां पायलट को जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराती है। ये विमान F-35 की उपेक्षा ज्यादा स्टील तकनीक से लैस है। इसी कारण ये अपने लक्ष्य को चुपके से खोज कर उसे नष्ट कर सकता है। अगली अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। लगातार चाइना अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और डिफेंस के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर रहा है। चीन भविष्य में उड़ने वाली हाइपरसोनिक विमानों के परीक्षण पर काम करना शुरू कर चुका है और इसके लिए वो एक हाइपरसोनिक टनल बनाने जा रहा है। इन हाइपरसोनिक टनलों में विमानों का परीक्षण 23,000 मील प्रति घंटा यानी कि 37,013 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया जाएगा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं के अनुसार JF-22 टनल में विमान का परीक्षण ध्वनि की गति से 30 गुना अधिक रफ्तार से किया जाएगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट ने कहा है कि इस शोध के साथ चीन अमेरिका, यूरोप जैसे अन्य शक्तियों से लगभग 20 से 30 वर्ष आगे चला जाएगा। बता दें कि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने मिसाइल सहित हाइपरसोनिक उड़ान टेक्नोलॉजी के विकास में भारी निवेश किया है। ये नई तकनीक सुपर फास्ट जेट के लिए दुनिया में कहीं भी 2 घंटे या फिर उससे कम समय में उड़ान भरना संभव बना सकती है। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि ये विमान 1 घंटे में धरती का 3 चक्कर लगा सकता है। आपको बता दें कि धरती का जो व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर का और इस विमान की गति है 37,013 किलोमीटर की। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हाइपरसोनिक विमान की लागत में 90% से अधिक कटौती की जा सकती है, जिससे कि आम लोगों का अंतरिक्ष में जाना आसान हो जाएगा। चीन के हाइपरसोनिक एजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिक्स के साथ काम करने वाले इंजीनियर ने बताया कि इसकी गति से यात्रा करने वाला जेट 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और हवा में अणुओं को परमाणुओं में तोड़ सकता है। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें यांत्रिक कंप्रेसर का उपयोग करने के बजाय बीजिंग हाई स्पीड एयर फ्लो जनरेट करने के लिए रासायनिक विस्फोटों का उपयोग करेगा,
JF-22 में ईंधन एक नियमित गैस स्टोव की तुलना में 100 मिलियन गुना तेजी से जलता है, जो जेट के द्वारा हाइपर वेलोसिटी के अनुभव के समान शॉक वेव्स पैदा करती हैं। अमेरिका की सबसे उन्नत विंड टनल में, जिसे कि लेंस सेकंड नाम दिया गया है, इसमें उड़ानें 30 मिलीसेकंड तक चलती हैं। इसकी तुलना में JF-22 की औसतन उड़ान सिमुलेशन 130 मिलीसेकंड तक पहुंच सकती है। साथ ही चाइनीज कहते हैं कि हमारे शोध का समय अन्य देशों की तुलना में काफी लंबा है, इसीलिए विमान मॉडल उनके लिए बड़ा हो सकता है और शोध दूसरे देशों के मुकाबले अधिक उन्नत हो सकता है। ये दुनिया में हमारी स्थिति को सबसे आगे कर देगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।